कुर्जी नारद न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्पर्श पाठक। आप 2027 विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं उसी के साथ साथ चुनावी हलचल जो है कहीं ना कहीं तेज होती दिखाई दे रही है। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस से प्रदेश सचिव रितेश छेत्री जी मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। रितेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्वलंत मुद्दे में आपने 21 कैंडिडेट आपने मुझसे बात करनी है, इसके लिए बहुत बहुत रितेश जी, ऐसी क्या नौबत आपको लगी जो आपको 2027 विधानसभा चुनाव जो है केंद्र की ओर से लड़ने पड़ रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछले विगत 40 वर्षों से कैंट विधानसभा पे बीजेपी का विधायक रहा है। विधायक के साथ साथ उनका मेयर भी उनका रहा है, सांसद भी उनका रहा है और कई बार मुख्यमंत्री भी उनका रहा है। तो आप देखेंगे कि 40 साल विधायक रहने के बाद भी धरातल पर जो मूलभूत सुविधा है उससे कहीं ना कहीं कैंट विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है। आप जब धरातल में देखेंगे तो जो एक आम जनमानस को जो मूलभूत सुविधा है उसमें कहीं बहुत पीछे है। आप जो मूलभूत सुविधा होती है, सड़कें होती है, रोजगार होता है, उनमें कहीं भी आपका कैंट विधानसभा कहीं भी नजर नहीं आता है। अच्छा, रोजगार की आप बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार अभी कह रही थी हाल ही में कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक बयान जो उनके वायरल हो रहे थे, तकरीबन 35,000 रोजगार उन्होंने युवाओं को दिए हैं। देखिए, जो बीजेपी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। अब करनी में आप देखेंगे कि कागजों में तो करनी में अव्वल नंबर पे रहती है बीजेपी, और जब कथनी की बात आती है, धरातल की बात आती है तो शून्य नजर आती है। आप देखेंगे कि कुछ महीने पहले हमने देखा था कि जो धामी मुख्यमंत्री थे वो धाकड़ धामी के नाम से जाना जाते थे और उन्हें अव्वल मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था, कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन किया गया था। और आप देखेंगे, आप प्रदेश की आप स्थिति देखेंगे तो हमारा जो उत्तराखंड है कई वर्षों पीछे जा चुका है। बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड नंबर 1 में। आप जब आपको रिपोर्ट देखेंगे तो रोजगार के नाम पर धामी सरकार हमेशा फेल नजर आई है। सिर्फ इन्होंने कागजों में रोजगार दिया है, वो रोजगार धरातल में कहीं नहीं दिखेगा। आप ढूंढने भी जाएंगे तो आपको ऐसा कोई रोजगार व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बोल सके कि धामी सरकार में हमने रोजगार प्राप्त किया है। मतलब कैंट विधानसभा की बात करें तो 3 सबसे बड़ी समस्याएं आपको कौन सी देखने को मिलेगी? देखिए, जो कैंट विधानसभा है, आप देखेंगे कि कैंट विधानसभा में अधिकतम एरिया स्लम एरिया है। जो यहाँ का युवा है वो जब सरकार धामी सरकार है, जब वो व्यापारी की सरकार है तो रोजगार की तरफ उनका कहीं ध्यान नहीं था। तो आप देखेंगे जो कैंट विधानसभा में अधिकतर स्लम एरिया में लोग बेरोजगार दिखेंगे, और जब बेरोजगार दिखेंगे तो आप वो कहीं ना कहीं वो नशे में लिप्त पाए जाएंगे। जब नशे में लिप्त पाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूर्ति के लिए कुछ गलत काम करेंगे जो कानून के विरोध होगा। तो हम देखते हैं कि जो कैंट विधानसभा अधिकतर युवा है वो बेरोजगार पाया जाता है और नशे की गिरफ्त में पाया जाता है। और महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो मैं कैंट विधानसभा की बात ना करते हुए पूरे प्रदेश की बात करूंगा, पूरे देहरादून की बात करूंगा। एक ज्वलंत मुद्दा था जो अंकिता हत्याकांड। जो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे बीजेपी वाले गलत काम में लिप्त होते हैं, पर सारे गलत काम में ही बीजेपी वाले क्यों लिप्त होते हैं। तो ये मेरा प्रश्न है राज्य सरकार से कि जितने भी गलत काम आपके होंगे, चाहे वीआईपी का मामला देख लेंगे, अंकिता के मामले में आप देखेंगे जो वीआईपी नाम उजागर हुआ था वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं से संबंधित था। अगर बीजेपी से संबंधित न होता तो क्यों उन्होंने उत्तराखंड के प्रभारी को हटाया और केंद्र ने भी उसको कहीं जगह नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं ये लिप्त पाया गया, दोषी पाया गया, इसलिए उसे हटाया गया। अगर आपको कैंट विधानसभा से जनता आपके ऊपर भरोसा सौंपती है तो पहले 100 दिनों में आपके लिए क्या चुनौतीपूर्ण सबसे ज्यादा कार्य रहेंगे? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो ये है जो बीजेपी सरकार पिछले 10 साल से यहाँ पर बैठी हुई है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रदेश को बहुत पीछे ले जा चुकी है। बेरोजगार के मामले में अव्वल नंबर है। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती है, सत्ता आती है तो उन्हें मतलब अच्छी बात है कि सत्ता आएगी, पर उनके बाद जिम्मेदारी, उसके साथ साथ जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ेगी। और जिम्मेदारी के साथ साथ आदमी को काम करने का एक हौसला मिलेगा, और हौसला मिलेगा तो पुराने दिनों को जब वो दोबारा जनता के बीच में लाने चाहिए। आप अगर पुराने दिन की बात करेंगे आप, तो आप नए दिन से तुलना करेंगे तो पुराने दिन हमारी आम जनता के लिए उससे कई बेहतर थे। अच्छा, बात करें हम महिलाओं की, अगर आपको मौका मिल जाता है तो महिलाओं के लिए रोजगार को लेकर आपके क्या ठोस कदम रहेंगे? देखिए, मैं आपका ध्यान एक तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। जब हमारे राज्य में 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी और 2014 में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरीश सावंत जी की ताजपोशी हुई थी, तो उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई थी जो बच्चा, अगर कोई लड़की पैदा होने से लेकर दादी अम्मा और मरने तक, वो कई ऐसी योजना थी जो महिलाओं से संबंधित थी। आप देखेंगे स्वयं महिला संस्था उन्होंने खोली जिसमें कई महिलाओं को रोजगार देने का काम किया गया। आप इंदिरा अम्मा भोजनालय की बात कर ले तो जो पूरे तरीके से जो संचालित किया जाता, एक स्वयं महिला के द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें कई राज्यों को उसकी सुविधा भी मिली। परंतु आप देखेंगे कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा महिला के विरोधी रही है।
जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने इंदिरा अम्मा भोजनालय को खत्म करने का काम किया, महिला को बेरोजगारी देने का काम किया। आज जो जो महिला अपना भरण पोषण के लिए इंदिरा अम्मा भोजनालय चलाती थी, उनमें कई महिलाएं समूह उनसे जुड़ी थी। आज वो सब बेरोजगार हो चुकी है। आज वो सब आज की डेट में बीजेपी के जो नीतियों के खिलाफ तृप्त है। अच्छा, कांग्रेस को आप कैंट विधानसभा में किस तरह से मजबूत कर रहे हैं? देखिए, कैंट विधानसभा एक सेंट्रल, मैं बोलूँगा कि एक शहर की राजधानी की एक सेंट्रल विधानसभा है। इसमें कई ऐसा होना चाहिए कि आप जब केंद्र में सेंट्रल विधानसभा होने के कारण उसको एक मतलब राजधानी की सेंट्रल विधानसभा होने के कारण उसमें कई मतलब कमियां नहीं होनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से। और आप अगर आप शहर में निकलेंगे, किसी भी गली में निकलेंगे, किसी मोहल्ले में दिखेंगे, तो आप देखेंगे इस बरसात में पूरी की पूरी इस बरसात में नहीं, कई वर्ष होते हैं जहाँ जब से स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर कार्य शुरू किया है, तो आप देखेंगे पूरा मोहल्ला मतलब लोगों जो बीजेपी ने काम किया था लोगों के घर में रोजगार पहुंचाने का, रोजगार तो नहीं पहुंचा पाई, पर उन्होंने उनके घर पे पानियों का अंबार लगा दिया। आप देखेंगे अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही कईयों का जान माल हानि हुई है। जो जब देखेंगे स्मार्ट सिटी में आपने स्मार्ट सिटी में काम किया है, सिर्फ कागजों में काम किया है, धरातल में उनका काम कहीं नहीं दिखता है। आज की डेट में सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हो रही है। आप देखेंगे जो पानी जो भराव हो रखा है, ना तो उस पानी की निकासी है जिसके कारण जल भराव की समस्या आ रही है, उसके कारण हमें जान और माल की हानि देखने को मिली है। अभी कुछ दिन पहले भी देखेंगे हमने 2 लोग की मृत्यु हुई है। और ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की फेलियर हमेशा मानता हूँ, स्मार्ट सिटी का फेलियर मानता हूँ, जिसके कारण उन्होंने जान माल की हानि हुई है और कई लोग बेघर भी हुए। अच्छा, अब अगर बात करें हम नगर निगम लाख दावे करता है नाली साफ सफाई को लेकर, उसके बावजूद भी सड़क पर इतना जल भराव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम को आप इसका जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, नगर निगम को आप देखेंगे तो लगभग 20 वर्षों से जो नगर निगम में है बीजेपी के लोग ही स्थापित है, बीजेपी का मेयर स्थापित है। आप वो देखेंगे कहीं ना कहीं वो अपनी कमी में जो हमारा नगर निगम है, जिसे बोला गया था एक केंद्र सरकार के द्वारा कि जो देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा, पर वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकार उसमें फेलियर है। क्योंकि इसमें जो धन आवंटन हुआ था स्मार्ट सिटी को, वो बंदरबाट की गई है। इसमें हमारे अधिकारी पाए जाते हैं, उसमें हमारे नेता पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ अपने घर भरने का काम किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज चेताना चाहता हूँ, जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी और सत्ता आएगी, इनके खिलाफ एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और रहेगा, जो वर्तमान में विधायक हैं उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा, देखिए हमारे सीनियर है, सम्मानित विधायक है, वो सिर्फ एक पोपट की तरह, एक तोते की तरह काम कर रही है। ना वो अपने उनका कोई अधिकार क्षेत्र में कोई निर्णय लेने का कोई उनका अधिकार है। सिर्फ केंद्र जो राज्य के वो जो सिपह सलार है, सिर्फ उनके आदेशों के साथ वो काम करते हैं। उनके जो दूरदर्शिता है वो अपने क्षेत्र को लेकर कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे वो सिर्फ कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रही है, सीमित क्षेत्रों में ही उनका प्रभाव है। कुछ ही क्षेत्रों में वो भी क्या है कि मैंने आपको बताया कि जैसे व्यापारी की सरकार है, तो उनका जो फोकस रहता है और जो उनका दृष्टिकोण रहता है सिर्फ व्यापारी के लिए रहता है। आम जनता के लिए, नीचे स्तर के उसके लिए, गरीबों के लिए उनका कभी भी दृष्टिकोण कभी स्पष्ट नहीं रहा। अच्छा, विपक्ष की बात कर ले, विपक्ष से भी काफी लोग जो हैं इस बार 2027 में दावेदारी कर रहे हैं, तो किस तरह से उनका खिलाफ इस बार दोष करेंगे? देखिए, हम बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर धरातल में जाएंगे। हमारे सीनियर नेता है, हमारे कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है, वो जो स्पष्ट जो नीतियाँ होगी कांग्रेस की, जो भी उनके उद्देश्य होंगे, जो भी मैनिफेस्टो में जो उनकी बात रखी जाएगी, वो जनमानस तक पहुँचाने का काम एक आम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। अच्छा, एक आखिरी मेरा और आपसे सवाल रहेगा, अब तक तकरीबन 20 से 22 कार्यक्रम जो है मैंने आपके वो कवर करे हैं, वो 20 कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो हमने कई जरूरत मुद्दे में प्रोग्राम करे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर हमने वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए हमने मांग रखी गई थी। उसमें कई बार हम लोगों ने उनके लिए मशाल जुलूस भी निकाला गया था और कैंडल मार्च की गई थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उसके खिलाफ हमने जो हमारा केंद्रीय मंत्री था धर्मेंद्र प्रधान जी, क्योंकि आज की डेट में जो युवा है, सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है युवा है, तो युवा की मैं भी एक युवा होने के नाते एक युवा की दर्द और उनका जो भी समस्या है वो अच्छे से समझ सकता हूँ। तो मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, युवा के खिलाफ, और भविष्य में भी अगर युवा के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई भी अन्याय होता है, उसके साथ खड़े रहने का काम मैं हमेशा करूँगा। ये मैं आपके लिए दावा करता हूँ।
तो आने वाले 2027 में इस बार डबल इंजन की सरकार का जो इंजन है वो सीज होता दिखाई देगा। देखिए, आप डबल इंजन बोल रहे हैं, मैं तो उसे ट्रिपल इंजन बोलूँगा, क्योंकि नगर निगम में भी उनका है, सांसद भी उनका है, विधायक भी उनका है, और सत्ता, राज्य में सत्ता भी उन्हीं की है। तो ठीक है, हम एक अच्छे कार्य को लेकर, अपने अच्छे विजन को लेकर धरातल में जाएंगे और आम जनता तक अपने कार्य को पहुंचाने का काम एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रितेश छेत्री जी।